नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तो रेलवे के एएलपी के एग्ज़ाम अभी ख़त्म हो चुके हैं। तो जहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे वीडियो से और इस पीडीएफ से काफ़ी बच्चों को देखने को मिले थे। तो ये क्वेश्चन कहीं न कहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो रेलवे में पूछे हुए हैं। और रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है, तो इन क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट करके ही चलना है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि मनुष्यों के पाचन में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है। तो यही आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा HCl। तो यह इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा HCl। तो मनुष्यों के पाचन तंत्र में आपका HCl उत्सर्जित अम्ल होता है। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखेंगे हम लोग। तो मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल एवं इससे जुड़ी ग्रंथियों का एक तंत्र होता है और आहार नाल, मुख गुहा ग्रसनी और ग्रास नली, आमाशय और छोटी आंत और बड़ी आंत की संयुक्त संरचना होती है। जबकि यकृत एवं अग्न्याशय आहार नाल से जुड़ी पाचन ग्रंथियां हैं और मनुष्यों के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका आपका फार्मूला ये हो जाएगा HCl, उत्सर्जित होता है। आमाशय की ऑक्सीटिक कोशिकाएं HCl का स्राव करती हैं तो टाइलिन की क्रिया को रोकता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। यह भोजन के हानिकारक जीवाणुओं को मारता है एवं एंजाइम को भोजन पर क्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है। तो इन पॉइंटों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं। तो इन चार ऑप्शन में बताना है इनमें किसके छल्ले आपके गले में मौजूद होते हैं। तो यह आपके होते हैं उपास्थि के छल्ले। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसके फैक्ट देखेंगे क्या हो जाएंगे। तो उपास्थि मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला एक लचीला संयोजी ऊतक है। यह हमारी मज्जा में उपस्थित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बने होते हैं और कान की हड्डी, नाक की हड्डी, गले की हड्डी, अस्थियों के जोड़ आदि उपास्थि के आपके होते हैं। तो उपास्थि शरीर के ऊतकों को मजबूत बनाने का काम करते हैं और ये हमारे शरीर से यानी शरीर के जोड़ों को लचीला भी बनाता है। इसकी उपस्थिति के कारण हमारे शरीर के कई अंग सुचारू रूप से काम करते हैं। तो इन फैक्ट को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। तो भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान कौन सी क्रिया होती है आपकी, यह बताना है आपको। तो यह रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन ए हमें यहाँ पे करेक्ट मिल गया, तो यही इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो भोजन पचाने की प्रक्रिया के दौरान होने वाला ऊर्जा परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में होता है। अगला प्रश्न है कि मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग क्या है। तो इन चार ऑप्शन में बताना है कि मानव में भोजन और हवा के लिए आपका सामान्य मार्ग आपका कौन सा हो जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा ग्रसनी। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है और ग्रसनी कंठ द्वारा ग्रास नली से यानी ग्रास नली में खुलती है। कंठ एक उपास्थि में पेटिका है जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करती है, इसलिए इसे हम लोग ध्वनि पेटिका भी कहते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ से भी स्टार डाल के इसको लिख लेना है। तो ध्वनि को ग्रसनी को हम लोग एक ध्वनि पेटिका भी कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि यकृत किसका कार्य करता है। तो इन चार ऑप्शन में बताना है कि यकृत का कार्य आपका क्या हो जाएगा। तो यह आपका पाचन करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यकृत, जिसे हम लोग जिगर भी कहते हैं, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सबसे पहले यही पॉइंट इसको स्टार डाल के यहाँ पे लिख लेना है। जो पित्त का निर्माण करती है और पित्त यकृत वाहिनी उपतंत्र तथा
पित्त वाहिनी द्वारा ग्रहणी पित्ताशय में चला जाता है और पाचन तंत्र में अवशोषित आंत्र रस के उपापचय का यह मुख्य स्थान है। यकृत पाचन का कार्य करता है और यकृत मानव शरीर के लगभग आपके 300 से ज़्यादा विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। ग्लूकोज से बनने वाले ग्लाइकोजन शरीर के लिए ईंधन को संग्रहित करना, पचे हुए भोजन से वसाओं और प्रोटीन को संचारित करने में मदद करना। भ्रूण अवस्था में यकृत रक्त बनाने का काम भी करता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को वसा में परिवर्तित करता है। तो ये हो जाएंगे यकृत के कार्य आपके। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि शाकाहारियों को किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो इससे पहले वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके थे। तो यह आपके सेलुलोज को पचाने के लिए इनकी लंबी आंत की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसके फैक्ट देखेंगे। तो छोटी आंत मानव में पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो आमाशय से प्रारंभ होकर बड़ी आंत पर पूर्ण होती है और छोटी आंत में ही भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण भी होता है। सेलुलोज पौधों का एक घटक है जो मानव शरीर द्वारा अपचयनीय है और सेलुलोज अघुलनशील एक फाइबर है, जिसके पाचन के लिए शाकाहारियों को एक लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो ये पॉइंट हो जाएंगे आपकी छोटी आंत के। अब हम लोग बढ़ेंगे एक नए चैप्टर की ओर, जिसका नाम हो जाएगा रुधिर परिसंचरण। तो यहाँ से हम लोग ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से भी ब्लड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से रिलेटेड फैक्ट आपको जीके में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो क्या हो जाएगा। और यहाँ से भी क्वेश्चन रेलवे आपके काफ़ी क्वेश्चन रिपीट करती है, भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है। तो यह आपकी होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो श्वेत रक्त कणिकाएं आपके प्रतिरक्षा को बढ़ावा देती हैं और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर में मदद करती हैं। तो ये फैक्ट आपके हो जाएंगे। तो श्वेत रक्त कणिकाएं रक्त का ऐसा घटक है जिसे हम लोग बोलते हैं WBC, जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती करती हैं, मजबूती भी प्रदान करती हैं। और ये कोशिकाएं लाल अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड और प्लीहा में उत्पन्न होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ से स्टार डाल के लिख लेना है। इसका जीवन काल आपका 12 से लेकर 20 दिन तक का होता है और ये कोशिकाएं रंगहीन होती हैं, इनमें कोई वर्णक नहीं होता है। तो ये पॉइंट आपके हो जाएंगे WBC से, जिसे हम लोग कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि मानव हृदय में फुफ्फुसीय धमनी सिरा किससे जुड़ी होती है। तो इसमें आपको बताना है कि मानव शरीर में यानी मानव हृदय में फुफ्फुसीय सिरा यह किससे जुड़ी होती है। तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे, तो बाएं अलिंद से। तो मानव हृदय में आपके फुफ्फुसीय सिरा जो होता है वह आपके बाएं अलिंद से जुड़ा होता है। एक बायां अलिंद होता है और एक दायां अलिंद होता है। तो उसमें जो बायां अलिंद होता है उसी से फुफ्फुसीय सिरा जुड़ा होता है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग फैक्ट देखेंगे अब आगे। तो यहाँ पे मानव हृदय में फुफ्फुसीय सिरा आपका बाएं अलिंद से जुड़ी होती है और मानव हृदय में एक 4 कक्षीय आपके पेशीय अंग होता है, जिसे हम लोग 4 चैम्बर भी बोलते हैं, जिसका आकार आपका बंद मुट्ठी की भांति होता है। जैसे हम लोग जब बंद मुट्ठी करते हैं तो ये जो कुछ आकार बनता है, इसी के आकार का आपका यह बना होता है। और इसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। हृदय का कार्य पूरे शरीर में रक्त को निरंतर प्रवाह को बनाए रखना होता है। तो ये हो जाएगा आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से। तो हमारा हृदय जो होता है, हार्ट, इसका कार्य क्या हो जाएगा, तो पूरे शरीर में रक्त के निरंतर प्रवाह को बनाए रखना। ये ऑक्सीजन की भरपाई करता है और कोशिकाओं और ऊतकों के बीच पोषक तत्वों का भी संचालन करता है। तो ये फैक्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशिथिलन दाब कितना होता है।
तो यह आपका होता है 120 mm से लेकर आपका 180 तक। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मानव शरीर में प्रकुंचन और अनुशीतलन आपका दाब जो होता है वो 120 से लेकर आपका 180 तक होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रकार इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यही भी फैक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, इतना ही होता है। तो मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन दाब आपका 120 और अनुशीतलन आपका दाब होता है 80। अर्थात सामान्य मनुष्य में रक्तचाप आपका हो जाएगा 120/80। इसको हम लोग सामान्य माना जाता है और रक्तचाप को पारे के मिलीमीटर की इकाई के रूप में मापा जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ से स्टार डाल के लिख लेना है। तो जब भी हम लोग रक्तचाप मापते हैं तो वो है हम लोग पारे के मिलीमीटर यानी mm में मापते हैं। Hg यह आपका होता है सिंबल पारे का। तो यहाँ पे इसीलिए इसको mmHg लिखा गया क्योंकि पारे के मिलीमीटर में इसको मापा जाता है। तो ये फैक्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला प्रश्न हो जाएगा कि रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है। तो यह आपका होता है बिम्बाणु यानी प्लेटलेट्स। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्लेटलेट्स आपने ज़रूर सुनी होगी। जब किसी मनुष्य को डेंगू या और कोई बीमारी हो जाती है तो सबसे पहले उनकी प्लेटलेट्स वो संख्या घट जाती है। तो यही वो प्लेटलेट्स होती हैं जिनकी संख्या कम और बढ़ती रहती है। तो ऑप्शन यहाँ पे 20 का करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देखेंगे क्या हो जाएंगे। तो बिम्बाणु रक्त में मौजूद सूक्ष्म कण होते हैं जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। जब शरीर के किसी अंग में चोट लग जाती है तब प्लेटलेट्स उस जगह पर एक मित्र होकर खून का बहाना रोकने की कोशिश करते हैं और रक्त में प्लेटलेट्स की अधिकता या कमी दोनों की स्थितियों में यह शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। इसका निर्माण आपका अस्थिमज्जा में होता है और इसका जीवन काल आपका होता है 5 से 6 दिन का होता है और इसकी मृत्यु आपकी कहाँ होती है, प्लीहा में। तो प्लेटलेट्स की मृत्यु आपकी होती है प्लीहा में। ये पॉइंट यहाँ से स्टार डाल के इसको लिख लेना है। ये क्वेश्चन आपका सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप से परिवहन करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन आपके अभी तक जो भी हो चुके हैं तो ये लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं रेलवे के द्वारा। तो आने वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्लाज्मा शरीर के रक्त का तरल घटक है जो रक्त की कुल मात्रा का आपका 55% योगदान देता है। शरीर के चोट से उबारने यानी पोषक तत्वों को वितरित करने में, जिसमें भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुलित रूप में परिवहन करता है। साथ ही शरीर की गंदगी दूर करने और संक्रमण रोकने, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने आदि के लिए यह आवश्यक होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट भरने यानी चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद कर देता है। तो यह अभी हम लोग इससे पहले क्वेश्चन पढ़ चुके थे। वह उन लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स, इनको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिनका नाम होता है बिम्बाणु। तो अभी हम लोग इनको पिछले वाले वीडियो में यहाँ से डिस्कस किए थे। तो यही फैक्ट हो जाएंगे इसके। तो अगला क्वेश्चन हम लोग सीधे देखेंगे यहाँ से। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि स्तंभों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे 3 एक समूह में और 3 एक समूह में आपके हो जाएंगे। तो इनको आपको मैचिंग करनी है। तो हृदय का कार्य क्या होता है आपका, यह होता है पंप की तरह कार्य करना, यानी ब्लड सर्कुलेशन का कार्य करता है। तो पंप की तरह कार्य करने वाला अंग आपका हो जाएगा हृदय। तो इसका आपका मैच हो जाएगा ए से। वी है धमनियाँ। तो धमनियों का कार्य होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करती हैं। तो यह आपका हो जाएगा सी से। बचा आपकी सिराएं। तो यह ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण आपकी करती हैं सिराएं। तो धमनियों में आपका कैसा रक्त प्रवाहित होता है, तो ये ऑक्सीजन युक्त होता है और सिराओं में तो ये ऑक्सीजन रहित होता है। तो यही फैक्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग
पहले का ए पे और दूसरे का सी पे और तीसरे का वी पे। तो ऑप्शन वी यहाँ पे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरह आपको समूह कुछ दिए गए हैं और उनके रिलेटेड यहाँ पे काम दिए गए हैं। तो सेम यहाँ पे वही उतार दिया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, रक्त यानी उच्च रक्तचाप को अतिरिक्त दाब भी कहा जाता है, जो किसके कारण होता है। तो हम लोग उच्च रक्तचाप को अति रक्तदाब भी कहते हैं। तो यह किसके कारण हम लोग कहते हैं, तो यह धमनिकाओं के संकुचन के कारण। तो ऑप्शन यहाँ पे हमें वी यहाँ पे मिल गया, तो यही इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके फैक्ट देखेंगे। तो उच्च रक्तचाप को अति रक्तदाब भी कहा जाता है, जो धमनियों के संकुचन के कारण होता है। हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह एक निश्चित गति से होता है। यदि स्वस्थ निर्देशों के अनुसार शरीर में रक्त दबाव आपका 120 से लेकर 80 तक है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो यही आपका हो जाएगा रक्त का दाब। तो इसको यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नांकित आकृति मानव हृदय को दर्शाती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, आकृति ये रही, जिसमें एल ए बराबर आपका हो जाएगा बायां आलिंद और एल वी यह बायां निलय, आर ए आपका बायां आलिंद और आर वी आपका बायां निलय। तो कपाट कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका चित्र जो हृदय का चित्र है। तो यहाँ पे कपाट आपको बताना है कहाँ पर है। तो इसमें आपका आंसर है कि दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा क्रमागत स्थानों पर। तो हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो लिखा गया है आपका दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पे ये हो जाएंगे 2, 3, 4 और 5। तो यही आपका हो जाएगा कपाट। तो यहाँ पे ये कपाट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रकार इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बड़े हुए अंगुलीनुमा प्रवर्ध क्या कहलाते हैं। तो यह हम लोग बोलते हैं अंकुर। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे शरीर के छोटी आंत में अंगुलीनुमा अंकुर के साथ प्रतिबद्ध होता है, यानी पंक्तिबद्ध होता है, जो हमारे भोजन से पेट में उत्पन्न तरल मिश्रण को, यानी मिश्रण से पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, जिसे हम लोग काइम कहते हैं। और अंकुर जिसे हम लोग विलाई भी कहते हैं, अंगुलियों के समान प्रक्षेप होते हैं, जिनमें रक्त वाहिकाओं की भरपूर आकृति होती है। और अंकुर की संख्या आपकी लगभग 10 से लेकर 40 प्रति वर्ग mm यानी मिलीमीटर तक की, जिसे हम लोग कहेंगे 600 से लेकर 25,000 प्रति इंच के ये हो जाएंगे। तो ये ऊतक होती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख आपका किया गया है नीचे। तो गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो आइए हम लोग एक एक ऑप्शन देखेंगे। तो कोशिकाएं संयुक्त रूप से होकर सिराओं का निर्माण करती हैं। तो गलत हमें पूछा गया, तो ये सही हो जाएगा। लसिका को ऊतक द्रव भी कहते हैं, ये भी सही हो जाएगा। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमाने में सहायक होती हैं, तो यह भी सही हो जाएगा। रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होता है, तो यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे एक न्यू ब्लड बनने के लिए आपके लौह और आयरन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन में कहा गया है कि मानव रक्त के निर्माण के लिए, यानी नया रक्त बनने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो ये आपके लौह और आयरन की आवश्यकता हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में है कि मानव रक्त के निर्माण के लिए आपके लौह तत्व की आवश्यकता होती है। रक्त में प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का द्रव होता है, जिसमें लगभग आपका 92% जल और 8% आपका प्रोटीन, लवक और अन्य पदार्थ होते हैं। जैसे आपके हो जाएंगे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये रक्त में आपकी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि श्वसन वर्धक हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है।
तो श्वसन वर्धक और हीमोग्लोबिन यह आपके लाल रक्त कणिकाओं में मौजूद हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी में इसको शॉर्ट बोलते हैं आरबीसी। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देखेंगे यहाँ पे। तो मानव श्वसन वर्धक हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का आयरन युक्त वर्धक है जो लाल रुधिर कणिकाओं जिसे हम लोग बोलते हैं आरबीसी में मौजूद होता है। तो ये क्वेश्चन इसके फैक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव जैसे कुछ जीवों के हृदयों में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त में पृथक क्यों रखा जाता है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन रिलेटेड एक एक ऑप्शन। तो यहाँ पे कहा गया कि मानव जैसे कुछ जीवों के हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है। तो आइए हम लोग इसके एक एक ऑप्शन देखेंगे क्या हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए है आपका यहाँ पे पेशियों की वृद्धि और उसके कामकाज में मदद करने के लिए। तो यह आपका गलत हो जाएगा। फेफड़ों में रक्त का ऑक्सीजनीकरण, यह भी गलत हो जाएगा। एक बड़े शरीर वाले जीव को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए, यह भी गलत हो जाएगा। शरीर के ताप को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए। तो यही इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका हमें करेक्ट मिल गया। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट समझेंगे। तो मानव जैसे कुछ जीवों के हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन का अवशिष्ट उत्पाद है और श्वसन कोशिका में इसकी सांद्रता अधिक होती है। उपापचयी रूप से सक्रिय कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन युक्त होता है। यह प्रक्रिया शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में सहायक होती है। तो ये फैक्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला प्रश्न हो जाएगा कि रक्तचाप या रक्तदाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपको गलत बताना है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे सिराओं में दाब और धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है। वी है कि निलय संकुचन के दौरान दाब को प्रकुंचन दाब कहा जाता है और निलय शिथिलन के दौरान दाब को अनुशीतलन दाब कहा जाता है। सी आपका हो जाएगा कि सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग आपके 120 mm तक का होता है और अनुशीतलन दाब आपका 80 mm का होता है। इस दाब को स्पिग्नोमेट्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे, यहाँ पे हमें बताना है कि गलत कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे है आपका डी भी सही हो जाएगा, सी भी सही हो जाएगा, वी भी सही हो जाएगा, लेकिन आपका सिराओं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आपके हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को सिरा कहते हैं। इनमें रक्त का बहाव रोकने के लिए कपाट होते हैं तथा इनकी गुहाएं चौड़ी होने के कारण रक्त धीमी गति से निरंतर बहता रहता है, जबकि धमनी में कपाट नहीं होते हैं। क्योंकि इनमें रक्त का दबाव हृदय के क्रमिक स्पंदन द्वारा होता है, अतः रक्त रुक रुक कर आपका अधिक दबाव के साथ बहता है। तो ये क्वेश्चन इसके फैक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि रक्त स्पंदन किसकी मदद से होता है। तो यह आपकी प्लेटलेट्स कणिकाओं के द्वारा होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग सीधे देखेंगे कि मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब क्रमशः होता है। तो अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके थे पिछली वीडियो में, यह आपका होता है 120 mmHg से लेकर 80 mmHg तक। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्कआउट जरूर करना है। तो रक्तचाप को मापने के लिए हम लोग स्पिग्नोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देखेंगे क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे रक्तचाप को मापने के लिए स्पिग्नोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं। वहीं आपका मूत्र संबंधी विशिष्ट गुरुत्व को निर्धारित करने के लिए आपका यूरिनोमीटर का उपयोग करते हैं। और एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
प्रकाशन स्पेक्ट्रम में उत्सर्जित फोटॉन की संख्या को मापता है। और हीमोग्लोबिन मीटर आपके खून में हीमोग्लोबिन को पता लगाता है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये आपको 4 फैक्ट नोट डाउन कर लेने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आज का लास्ट क्वेश्चन, ये हो जाएगा कि हृदय की धड़कन का पता लगाने में निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र सहायक होता है। तो यही आपका होता है स्टेथोस्कोप। तो हृदय की धड़कन को मापने के लिए हम लोग या डॉक्टर जो होते हैं वह स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। तो हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखेंगे। तो हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए आपको स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है, जिसका आविष्कार आपके ये नोट डाउन कर लेना है कि रेने लेनेक ने किया था। कब किया था? तो ये 1816 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। तो यहाँ पे कुछ यंत्र और उनसे रिलेटेड आपके उपयोग दिए गए हैं। जैसे आपका हो जाएगा पायरोमीटर। तो यह मानव फेफड़ों की श्वसन दर को मापने के लिए इसका यूज करते हैं। थर्मामीटर का यह ताप मापने के लिए इसका यूज करते हैं। स्पिग्नोमैनोमीटर, तो यह आपके रक्तचाप मापने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं आज के 25 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं और ज़्यादा पीछे के भी नहीं मिलेंगे आपको। तो ये एकदम लेटेस्ट पैटर्न के हैं क्वेश्चन, जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुए थे 1-2 साल पहले रेलवे के। और सबसे ज़्यादा रेलवे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करती है। तो ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और एएलपी एग्जाम हुआ था अभी, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे। यही क्वेश्चन काफ़ी बच्चों ने हमें बताया था कि आपके पीडीएफ से सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पे साइंस में। तो आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। जय हिंद।